मैथमेटिक्स में रिलेशंस और फंक्शंस क्या होते हैं, जिन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि फंक्शन होते क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट या हम फंक्शन कहते किसको हैं, कैसे पता करेंगे कि एक रिलेशन फंक्शन है या एक फंक्शन रिलेशन है, किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, और हम क्यों फंक्शन और रिलेशन की बात करते हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ से इसका क्या लेना देना है। कुछ व्याख्याएं या डेफिनेशन देखना जरूरी है। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसको जानने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके स्कूल में या आपके क्लास में मान लीजिए 3 बच्चे, मात्र 3 बच्चे, एक का वेट है भार 30, दूसरे का है 40 और तीसरे का है 50। बस ये मान लीजिए ये 3 जो वैल्यू हमने एक क्लास के बारे में बात की, इसको हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। सेट का मतलब वो वैल्यूज, वो नंबर्स जो आपस में रिलेटेड हो, कहीं से किसी से लिंक्ड हो, ये सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी सेट को हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मैं आपको रिलेशन और उसके बाद फंक्शन तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक के 3 नंबर ले लिए, आपके स्कूल के 3 बच्चों के वेट है, मतलब क्लास के। अब मैंने कहा कि भाई 30 यहां हो गया, 40 यहां हो गया, 50 यहां हो गया। ये सेट मेरा एस है। सेट कैसे बना? इंटर होना चाहिए। सेट ऐसे ही किसी नंबरों का नहीं बन जाता है। यहां पर 30 है, ये 40 है, 50 है। अब हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि एस क्रॉस एस करेंगे। तो एस क्रॉस एस में क्या आएगा? पहले 30 और 30 हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब 2 वैल्यूज, तो 30 को जो 30 का सबके साथ कॉम्बिनेशन ले लेंगे। 30 40 30 50। तो 30 40 और 30 50। बस यही काम हम इसके साथ भी करेंगे। 40 30 40 40 50। ये हम जो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, ये कैसे बने? 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, तभी बन पाए 40 50। एक और रह गया है, 50 का भी ले लेते हैं। 50 का 30, 50 का 40, 50 का 50। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 50 30, अब 50 40 और 50 50। ठीक है साहब। अब ये एस क्रॉस एस पे मैं कंडीशन डाल रहा हूं। कंडीशन क्या डाल रहा हूं कि भी मुझे सारे वो वैल्यूज चाहिए या ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, या एक ऐसा रिलेशन है जिसमें पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर हो। यानी रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहली बात 2 वैल्यूज होंगी जिसमें x बराबर y हो। तो यहां से कौन कौन से निकल के आएंगे? जो रिलेशन मैंने बनाया वो क्या निकल के आएगा? 30 30, 40 40 और 50 50। तो आप समझे, ये सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। उस पर जब मैं कोई कंडीशन डालूंगा तो रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का होता है जिसमें 2 वैल्यूज होती। अब आप दोबारा आइए इस डेफिनेशन पे। एक रिलेशन होता है 2 वेरिएबल के बीच में। इन 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है? x बराबर y। यही रिलेशन है, दोनों वैल्यूज बराबर है। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एक सेट, जिसमें ये रिलेशन बेसिकली सेट है। सेट को हम ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, बताते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें एक x कोऑर्डिनेट कहलाता है, एक y कोऑर्डिनेट कहलाता है। जब आप इसको ग्राफ में शो करेंगे तो ये x एक्सिस पे आएगा और ये x एक्सिस पे आएगा, ये सारे y एक्सिस पे आएंगे। इसी तरीके से रिलेशन को हम ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। मैपिंग डिजाइन कह सकते हैं, इसको टेबल फॉर्म में बता सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में बता सकते हैं, या सेंटेंस में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा x, y, अगर मैं यहाँ सेंटेंस में लिख दूं वेयर x इज इक्वल टू y, सेंटेंस फॉर्म में भी हो गया। किसी भी तरीके से आप इसको कंडीशन के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो इसमें x जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, y डिपेंडेंट है x पे। यानी अगर मैं एक और इक्वेशन लिख दूं y इक्वल्स टू 2x + 3, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो यहां पर x में जो भी वैल्यू देंगे y उस पर डिपेंड करता है। x अपने आप कोई भी वैल्यू ले रहा है,
लेकिन y बाउंड्री या बाध्य है कि वो 2 से x को जब मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ेंगे तभी y आएगा। तो y को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, x को कहेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो x है जिसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जो हमें डिफाइंड है, जैसे रियल सेट पे डिफाइंड होगा, आपके इंटीजर्स पे डिफाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स सेट पे डिफाइंड होगा। ये जो सेट मैंने बताया ना, ये अलग अलग सेट हो सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये जो x है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है इस सेट में, इसे हम डोमेन कहेंगे। और जो जो वैल्यू y ले सकता है उसको हम कहेंगे रेंज। रिलेशन, क्या ये रिलेशन है? पहली चीज ये है कि ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है आपको, और ऑर्डर्ड पेयर किसी सेट से आया होगा मान लीजिए। तो डोमेन में आप पहली वैल्यूज ले लीजिए, इनको ले लीजिए, ये आपके डोमेन हो गए। कुछ नहीं सोचना है आपको, बस पहली वैल्यूज इसकी लिख देनी है। रेंज में क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है वो आपकी रेंज में आ जाएगी। क्या ये एक रिलेशन है? पहली चीज, क्या ये एक रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है कि 4 - 2, अगर मैं 2-3 वैल्यू इसकी लिख दूं तो पहली हमारी बनेगी 4 - 2, ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। एक और ले लेते हैं, जैसे -1 7, इसके दरमियान और भी वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब डोमेन क्या होता है, पहली वैल्यूज जो आपकी येलो में दिख रही हैं उनको लिख दीजिए, वो आपका x वैल्यूज हो गई। y वैल्यूज जो होती हैं वो रेंज होती है कि y केवल -2 और 7 आ रहा है, तो आपके रेंज हो गई। अब इससे एक नई चीज निकल के आई, वो नई चीज निकल के आई कि 3x वैल्यू के लिए एक y वैल्यू है, 3x वैल्यू के लिए एक y वैल्यू है। यहीं पर आपके फंक्शन की बात शुरू हो जाती है, यहीं से फंक्शन की बात शुरू होगी। क्या एक रिलेशन फंक्शन होता है? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की मेन डेफिनेशन ये है कि एक रिलेशन जिसमें हर एक इनपुट की एग्जैक्टली एक आउटपुट वैल्यू होगी। कहने का मतलब, मैं अब इस इक्वेशन को दोबारा बता रहा हूं, लेकिन मैं इसकी सार्थकता पे, प्रामाणिकता पे नहीं जा रहा हूं। बस आपसे ये कह रहा हूं कि x की जगह मैं 1 डालूं और y मेरा 10 आता है, और x की जगह मैं 2 डालूं तो y अगर मेरा 20 आता है, तो मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x की जगह मैं 1 डालूं तो 10 आए, और x की जगह मैं 1 डालूं तो 20 भी आए, ये नहीं हो सकता। ये फंक्शन नहीं हो सकता। हर एक रिलेशन जिसमें हर एक इनपुट यानी x के लिए आपको एक ही आउटपुट मिले, केवल एक आउटपुट मिले, मल्टीपल ना मिले, उसे हम फंक्शन कहते हैं। अदरवाइज रिलेशन तो वो है ही। अब यहां पर देखिएगा, x कोऑर्डिनेट्स को बहुत ध्यान से देखिए। जो जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो जो x वैल्यूज आपको दिखाई देंगी वो क्या होंगी, आपकी डोमेन, y होगी रेंज। तो जहां पर आपको x सारे अलग दिख रहे हैं, आंख बंद करके आप सोच लीजिएगा पहले फौरी तौर पे कि ये फंक्शन है। यदि आपको ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू एक जैसी दिख रही है, कहीं पे 2 वैल्यू रिपीट हो गई, आप यहां पर कह सकते हैं नहीं साहब ये फंक्शन तो नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल देखेंगे, y की कोई जरूरत या y की कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं होता है, सब कुछ x पे डिपेंड करता है। और अच्छे से समझते हैं क्या ये रिलेशन है। पहले x को ढूंढ लेते हैं, y को छोड़ दीजिए बिल्कुल। x को देखिए, 0 0 1 2 3 4 5, ये मैंने x वैल्यू उठाई है सारी। आप देखिए इसमें कोई रिपीटेड है नहीं है, इसका मतलब रिलेशन तो है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है। क्या ये फंक्शन है? आपको केवल x देखना है, y को आप छूइए भी मत, देखेगी भी मत। इसका मतलब हमने जब देखा कि भाई x वैल्यू ही हमारी सारी अलग अलग है, रिपीटेड नहीं है, कोई भी वैल्यू 2 बार नहीं आ रही है, 3 बार नहीं आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है। उल्टा भी लेंगे। अब यहां पर देखिए, क्या ये फंक्शन है? x कोऑर्डिनेट को देखना है। तो x कोऑर्डिनेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका होता है। अभी हम ग्राफ्स पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसकी केवल x वैल्यू लिख रहा हूं, -1 1 2 0 0 -2। अरे ये क्या हुआ, 2 बार 0 कैसे आ गया साहब? जैसे ही 2 बार आया, बस ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, ये फंक्शन नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, रिलेशन जरूर है। रिलेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितने बार भी आप x लेके आइए, कितने बार भी आप y लेके आइए, लेकिन
अगर x आप 2 बार ले आए, x कोऑर्डिनेट 2 बार दिख गए, तो आप उसे फंक्शन नहीं कह सकते। यहां पर जो मैंने आपको बताया, एक अलग अलग, देखिए यहां ये अलग x वैल्यू है, x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको x3 मान लीजिए। x2 के लिए एक वैल्यू है, x3 के लिए अलग वैल्यू, एक ही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विच रिलेशन मैपिंग रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? मैंने आपसे कहा था x, देखिए x रिपीटेड है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या आ रहा है, -1 3, -1 के लिए 3 है, और यहां -1 के लिए -2 भी है। मतलब एक ही x वैल्यू के लिए 2 y वैल्यू, यही तो फेल हो जाता है फंक्शन। चॉइस 1 पहला है आपका फंक्शन, दूसरा नहीं है, क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं है। 1 के लिए आप 2 लाइए, 0 के लिए आप 2 लाइए, y से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन x जहां पर आप 2 बार ले आए, यही मामला गड़बड़ हो जाता है, यही ये फंक्शन नहीं होता है। विच रिलेशन मैपिंग रिप्रेजेंट अ फंक्शन, तो सीधी सी बात है, अब तो हम सीख गए। एक वैल्यू 2 के लिए y कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन एक ही यहां पर वैल्यूज के लिए, a b c के लिए एक ही आपका ये 2 हो, मान सकते हैं आप। डोमेन कहने का मतलब कि इस तरीके का रिलेशन एक ही x के लिए 2 y वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, अलग अलग a वैल्यू के लिए, b वैल्यू के लिए, c वैल्यू के लिए 2 हो सकता है। a, 2 अगर मैं लिखूं, b, 2 लिखूं, c, 2 लिखूं, तो मैं x को देखूंगा ना, a b c अलग अलग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर अगर मैं 2a लिखूं, 2b लिखूं और 2c लिखूं, तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां पर 2 2 2 हमारे एक जैसी वैल्यू आ गई, जो हम नहीं चाहते, वही तो फंक्शन नहीं होगा ये। सबसे बेहतरीन तरीका जब हम ग्राफ पे जाते हैं पता करने का कि क्या एक रिलेशन, क्या एक ग्राफ फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं, या उसको पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। उसमें करना यह होता है कि भाई एक पेंसिल को आप बाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ तक चला दीजिए। अगर वो पेंसिल उस ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब फंक्शन है। अगर वो उस पेंसिल एक से ज़्यादा 2 जगह इंटरसेक्ट करती है, तो वो, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, मैं पेंसिल को चलाऊं और वो 2 जगह इंटरसेक्ट कर जाए कहीं पे, इसका मतलब वो पेंसिल टेस्ट फेल हो गया है, वो फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पर देखिए पेंसिल में लेके चल रहा हूं लेफ्ट से, बाएं -x से लेकर हम +x तक जाएंगे, और पेंसिल कहीं भी एक से ज्यादा बार इंटरसेक्शन करती है एक ही पॉइंट पे, मतलब एक ही x वैल्यू पे 2 y वैल्यू मिल जाए, इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। यही तो हमारी सारी कहानी है। यहां पर देखिए पेंसिल को चलाते हैं, हर एक पॉइंट पे ये एक इंटरसेक्शन करेगी, कहीं भी आप ले जाइए, इसका मतलब ये फंक्शन है। फंक्शन नहीं भी तो हो सकते हैं, ये फंक्शन है। अब हम एग्जांपल लेंगे ऐसा जिसमें हम वर्टिकल टेस्ट दोबारा करेंगे और पेंसिल आएगी लेफ्ट से लेकर राइट तक। चलाइए इसे, एक पॉइंट, अब आगे आप चलाइएगा, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि एक x वैल्यू के लिए आपको 2 y वैल्यू मिल रही है। एक x के लिए 2 y वैल्यू आपको नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। y1 y2 यही फंक्शन फेल हो जाएगा, और वही आपके पेंसिल टेस्ट भी वही करता है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ये क्या होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल समझिए, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 पीपल इन योर हाउस। अब आपके घर में 5 ही लोग हो सकते हैं। आप कभी कह सकते हैं कि मेरे घर में 4.5 लोग हैं, या मेरे घर में 2.25 लोग हैं? नहीं कह सकते। इसका मतलब ये जो डेटा है, ये जो वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। इसका मतलब हर एक इंडिविजिबल, उसको आप तोड़ नहीं सकते, सेपरेट वैल्यू रहेगी। हर एक आदमी आप डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे आपके 4 बंदे घर पे हैं, 5वां बाहर गया है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 4.5 घर में है, आधा बाहर गया है। डिस्क्रीट वेरिएबल इसे कहते हैं। 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं होगा। डिस्क्रीट ग्राफ में पहली चीज तो ये समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका है कि अगर बगैर पेंसिल या पेन उठाए अगर आप कोई ग्राफ बना सकते हैं, तो इसका मतलब
वो डिस्क्रीट ग्राफ नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। इस हर एक पॉइंट पे, हर एक एक्स पॉइंट पे आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं तो यूं करके बना दूंगा इसको, नहीं, इसको भी बना दूंगा, नहीं, बना तो सकते हैं लेकिन इसके बीच में आपके पास वैल्यू ही नहीं है। डिस्क्रीट ग्राफ या डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ही यही होता है। कॉन्टिन्यूस क्या हुआ फिर? कॉन्टिन्यूस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये 5 आपके घर में जो लोग हैं, इनकी मैं वेट या हाइट की बात करूं तो किसी की हाइट होगी 3.5 फीट, किसी की 3.25 फीट, है ना, 4.75 कह सकते हैं, 4.5 कह सकते हैं। तो यहां पर आपकी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, यानी कॉन्टिन्यूस वैल्यू आ रही हैं। एक दो वैल्यू के बीच में अगर आप ऐसे एक लाइन खींच सकें, इसका मतलब क्या है? लाइन खींचने का मतलब यही है ना कि इनके बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं। तो दो पॉइंट के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में अगर आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही है, इसको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में कहते हैं। हर एक इंटरवल के बीच में आप इसको और हिज्जों में तोड़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया कि घर के जो हाइट या वेट निकालेंगे तो उसके बीच में दरमियानी वैल्यू आती है, उसे हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। यहां पर आप देखें कोई भी टूटी हुई लाइन नहीं है, हर एक लाइन स्ट्रेट है, एक ग्राफ भी स्ट्रेट है। यहां पर आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको पेंसिल या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। आप ये बताइएगा ये ग्राफ क्या है। पहले मैं बता देता हूं कि मैं डिस्क्रीट ग्राफ दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे हर एक वैल्यू छितरी हुई है। छितरी मतलब ये है कि इसके बीच में कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ, आप ये कहेंगे मैं तो इसको यूं करके बना दूंगा बगैर पेंसिल उठाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसके बीच में कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है। इसके बीच में कोई लाइन बन ही नहीं सकती क्योंकि इनके बीच की दरमियानी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्क्रीट कहेंगे। अगर डोमेन रेंज निकालना चाहें तो क्या करेंगे? डोमेन रेंज एक आध में बताता हूं आपको। डोमेन में आप क्या करेंगे, सीधा आप एक्स वैल्यू लिखिए, डोमेन में सारी एक्स वैल्यू लिखिए। जैसे इस पॉइंट के लिए, इसके लिए एक्स क्या वैल्यू हुई? -5। इसके लिए एक्स वैल्यू क्या हुई? -1। एक और ले लेते हैं, इसके लिए एक्स वैल्यू क्या हुई? 5। तो बाकी ले लेंगे, आप जोड़ देंगे। अब हम आते हैं वाई पे। रेंज क्या होती है? वाई वैल्यू। इसी के लिए अब आप वाई वैल्यू देखिए, इसी के लिए जो -5 लिखा था इसके लिए वाई वैल्यू देखिए 4। यहां देखिए इसके लिए वाई वैल्यू क्या होगी? ऐसे मिलाइए, जो भी वैल्यू होगी 3.75 या जो भी वैल्यू होगी। यहां पर देखिए इसके लिए वाई वैल्यू क्या है? 1। ऐसे करके आप बना देंगे। तो एक्स वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट पे इसकी क्या वैल्यू है? वो डोमेन हो जाएगी। वाई वैल्यू पे क्या, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसकी? इसको हम रेंज कहेंगे। यहां पर एक फंक्शन है जिसको हम कॉन्टिन्यूस बताना चाहते हैं। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस इसलिए है क्योंकि इसमें दरमियानी वैल्यू है। हमें ज़रूर इसमें हमको एक पीक मिला है या फिर कहें कि एक शार्प टर्न मिला है, लेकिन फिर भी ये कॉन्टिन्यूस है। डोमेन क्या बताएंगे इसके? डोमेन सीधा मतलब है कि भाई आप एक्स की वैल्यू लिख लीजिए, जैसे मैं एक आध दो वैल्यू लिख देता हूं। ये पॉइंट लीजिए, ठीक, इसका एक्स क्या होगा? 0। और लीजिए, चलिए ये वाला ले लीजिए, इसका एक्स वैल्यू क्या होगा? 5। इसका एक्स वैल्यू क्या होगा? ले लीजिए यहां पर 10। तो ऐसे करके आप इसको डोमेन बता सकते हैं। रेंज क्या बताएंगे आप? इसी की आपको वाई वैल्यू बता देनी है। अगर एक्स 0 है तो वाई क्या आ रहा है आपका? कुछ 30 जैसा दिख रहा है, लिख दीजिए इसको 30। अंदाजे से बता रहा हूं मैं आपको। एक्स इसका 5 है, वाई कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। एक्स इसका 10 है, वाई कितना दिख रहा है? तकरीबन 18 करीब दिख रहा है। ऐसे आप सारी वैल्यू बना लेंगे। डोमेन और रेंज का मतलब ये होता है। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको फंक्शन बताएगी? एक आइटम है, एक स्टोर है, हर एक आइटम का एक प्राइस है। इसका प्राइस 1, प्राइस 2, मतलब इसका कॉस्ट क्या है, और टाइप ऑफ फ्रूट टू देयर कलर्स। अब यहां पर एक सेब रखा हुआ है, यहां पर भी एक सेब रखा हुआ है। इन दोनों में से ये एक सिनेरियो, कौन सा फंक्शन है? देखिए हर एक वैल्यू, हर एक सामान की वैल्यू है। कोई एक दो सामान की एक वैल्यू नहीं है। यहां पर इन्होंने ये कहा कि इसकी P1 कॉस्ट नहीं है, इसकी $2 है या $2 है, इसकी $3 है, इसकी $5 है। और यहां पर आपका ये सेब है तो ये तो रेड सेब भी हो सकता है, लाल सेब भी हो सकता है, ये हरा सेब भी हो सकता है। तो उत्तर क्या हुआ आपका? उत्तर ये हुआ कि ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब आपके दिमाग में ये जरूर सवाल उठता होगा कि भाई ये डोमेन और रेंज की हम बात करते हैं, रियल लाइफ पे इसका क्या मतलब है? क्यों हम मैथमेटिक्स को रियल लाइफ के साथ नहीं जोड़ के देखते हैं? अब आपके पास कुछ जूते हैं और मोजे हैं। हर एक जूते में
कितने मोजे डलेंगे? आपके पास 2 जूते होते हैं, मतलब एक जूता कहते हैं उसको, 1 पेयर ऑफ शूज। इसमें कितने मोजे होते हैं? 2 मोजे होते हैं या 2 सॉक्स होते हैं। तो y बराबर 2x। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? x वेरिएबल यानी कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज। और अब आप आइए, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? ये आपका टोटल नंबर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, टोटल नंबर ऑफ शूज, या आप ये कहते हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज, या इसको आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉक्सेस या सॉक्स, सॉक कहते हैं वैसे इसको। तो अब देखिए यहां पर अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके पास जैसे मान लीजिए 5 जूते हैं, तो आपकी सॉक कितनी होगी? 2 × 5 मतलब y हो जाएगा 10, है ना। आपके पास 5 जूते हैं तो 10 सॉक होगी। किसी के पास 6 जूते हैं तो क्या करेगा? y बराबर 2 × 6, तो उसके पास 12 सॉक होंगी। तो ये जो है इसमें जो वैल्यू डालेंगे उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो y आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक और एग्जांपल लेंगे। जॉनी साहब क्या करते हैं, इन्होंने ये 10 के करीब ये टिकट ले सकते हैं। हर एक टिकट का कॉस्ट है $12.5। ये टेबल कंप्लीट करना है आपको। तो मान लीजिए एक आदमी के लिए लिया, एक टिकट लिया तो $12.5, 2 लिया 25, 3 लिया 37.50। ऐसे करके हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल। 4 ये टिकट लेते हैं तो 4 गुणा 12.50 50 हो जाएगा। ऐसे 5 6 सबके लिए हम बना लेंगे। 4 के लिए 50, 5 का टिकट लेते हैं तो 62.50, 6 75, 7 87.50, 800 9 112.50, 10 टिकट लेते हैं तो 125। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कितनी टिकट ली इन्होंने। 8 टिकट ली, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? अगर इन्होंने 8 लिए तब 100 होगा, अगर इन्होंने 5 ली है तब 62.50, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट। तो यहां हमने चर्चा की फंक्शन की मेनली, और फंक्शन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं जो अमूमन हमें काम में आती है या हमें जाननी चाहिए वो हमने इसमें डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।